अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम हर फिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, कुरान पाक में रिबा यानी सूद को हराम करार दिया गया है और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इस पर मुत्तफ़िका राय रखते हैं। अब हम बात करेंगे जावेद अहमद गामदी साहब की, जो कहते हैं कि सूद लेना तो हराम है लेकिन देना जायज़ है। उनका बयानिया इस सारे मामले पर है क्या? पहले एक वीडियो क्लिप है, वो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद औरिया साहब से इस पर डिस्कशन करेंगे। अल्लाह ताला ने कंज्यूमेबल चीज़ों में सूद लेने को हराम किया है, इसलिए कि आप एक दूसरे शख्स के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। देने वाला क्या कर रहा है? वो तो अपने जायज़ कमाए हुए पैसे में से दे रहा है, कोई ज़्यादती नहीं कर रहा। तो इस वजह से सूद खाना, सूद लेना ये हराम है। देने की कोई हुर्मत नहीं है। किसी ज़रूरत के तहत आदमी को बाज़ वक़्त कर्ज़ लेना पड़ता है, और अगर किसी ऐसी जगह पर हो कि जहाँ पर उसको सूदी पे कर्ज़ मिल सकता तो क्या करे? तो इस वजह से देने को हराम नहीं किया गया। आप कुरान मजीद की सूरह बकरा के आखिर को निकालिए और उसको पढ़िए, तो आप ये देखेंगे कि उसमें जो सूद देने वाले हैं उनके ऊपर अल्लाह कितनी शफ़क़त फरमा रहा है, उनको मज़लूम करार दिया है। उनके बारे में अल्लाह ताला ने तरगीब दी है कि तुम सूद का रुपया भी छोड़ दो और इनको असल ज़र प्रिंसिपल के बारे में भी मोहलत दो ताकि दे दे। तो दूसरी गलतफहमी ये है, यानी पहली गलतफहमी ये है कि लोगों ने कंज्यूमेबल चीज़ों के साथ यूजेबल चीज़ों में भी सूद बना दिया है। तो किसी यूजेबल चीज़ में सूद नहीं होता, उसमें वो किराए की शक्ल में आप ज़ायद दे रहे होते हैं। चीज़ के इस्तेमाल का किराया है वो बिल्कुल जायज़ है। दूसरे ये कि लेना, इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल हराम है, उससे हर मुसलमान को बचना चाहिए। देना इसकी हुर्मत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में जब सूद को आउटला कर दिया गया, यानी जब उसको कानूनी तौर पर भी ममनू करार दे दिया गया और लोगों को पाबंद कर दिया गया, उसके बाद देने वालों को भी रोका गया। तो ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आम तौर पर इसमें एक हदीस बयान की जाती है, आप मेरी साइट पर जाइए, वहाँ मैंने सूद का मसला के उन्वान से एक आर्टिकल लिख दिया, अंग्रेज़ी में भी है, उर्दू में भी है। उसमें मैंने ये बताया है कि उस हदीस के एक लफ्ज़ को समझने में कितनी गलती हुई है, तो उसको भी दुरुस्त कर लीजिए। तो कंज्यूमेबल चीज़ों में सूद होता है, यूजेबल चीज़ों में कभी सूद नहीं होता, और ये लेना ही हराम है। देने का मामला उस वक्त ज़ेर बहस आएगा जब किसी हुकूमत के तहत सूद को बंद कर दिया जाए। अब मामला इतना सादा नहीं है। कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में क्या ये मामला इतना सादा या पेचीदा है? इस पर हम बात करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, क्या वाकई सूद लेना हराम और देना जायज़ है जैसे गामदी साहब कह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब कभी मैं गामदी साहब की इस तरह की मंतक और दलील सुनता हूँ। गामदी साहब मेरे सिविल सर्विसेज अकेडमी में 1 साल उस्ताद भी रहे हैं, और मैं उनसे जो इख्तलाफ करता हूँ वो खालिसतन इस वजह से करता हूँ कि दीन की मंशा और मकसूद कुछ और होता है। जी, गामदी साहब के अंदर एक ख़ास एबिलिटी है कि वो चीज़ों को मंतक और दलील के हवाले से किसी ऐसी नहज पर लेके आते हैं कि जहाँ पर एक पॉपुलर सी, जैसे कहते हैं, फीलिंग बन जाती। ठीक। अब जहाँ पर उन्होंने कुरान पाक की जो आयत है, ज़ाहिर बात है कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने कुरान के अंदर कहा है कि अल्लाह तबारक तआला तुम पर रिबा, सूद लेना हराम करार देता है, बल्कि सूद को हराम करार देता है। बाद वजह का है और सदकात को आगे यूरबी सदकात वाले की बात। अब रिबा की कोई तारीफ नहीं है कुरान के अंदर, तो कोई तारीफ नहीं। जी बिल्कुल, कि रिबा क्या है। दूसरी बात यह है कि कुरान का जो हुक्म जब आया है तो हुक्म सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लाफज किया है। जी, कुरान के अंदर कहा गया अकाम सलात, नमाज कायम करो। ये तो नहीं कहा गया कितनी दफ़ा पढ़ो, कितनी रखते पढ़ो, कैसी पढ़ो, खुशू खुजू किस तरह हो, बाकी चीज़ें किस तरह हो, कहाँ रोज़े रखो, कहाँ से लेके कहाँ तक रखो, किस तरह रखो, ज़कात दो, कितने % दो, कैसे दो, हज करना है किस तरह करना है, कैसे करना है। बुनियादी तौर पर कुरान पाक जावेद गामदी पे नहीं उतरा, कुरान पाक सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा है। जी, और उनकी ताबीर जो है उस कुरान पाक की, वो भी हम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेंगे, किसी और से नहीं लेंगे। जिस वक्त रसूल अकरम सल्लम पे ये आयत उतरी है, आखिरी ज़माने की आयत है जी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आयत के तहत मुकम्मल तौर पर सूद को हराम करार दिया। आपकी उसी दौर की हदीस मिलती है,
आपने फरमाया लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की आकल रिबा, जो सूद देता है जी, व मूकल रिबा, जो लेता है, ठीक, दोनों पे, ठीक, व कातिब ही, जो इसको लिखता है, जो तहरीर कर रहा है, व शाहिदी है, जो इसका गवाह है, जो इसके गवाह हैं। अच्छा, काला हुम फी सवा, ये सारे के सारे बराबर हैं। अल्लाह। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आयत उतरी है, जब आपने कहा कि मैं अब्बास अपने मतलब का जो सूद है वो माफ़ कर आज के दिन मैं ख़त्म करता हूँ, और पुराने जो कत्ल हैं वो उनको भी मैं ख़त्म करता हूँ जी। तो अब्बास अब्दुल मुत्तलिब ने अपना असल ज़र भी, उसने कहा कि मुझे शायबा है, वो मैं असल ज़र भी नहीं लेता हूँ। अब एक तो ये होगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ताबीर की, कहते हैं जी रियासत उस वक़्त जब नाफज करेगी तो ये वही इनकी बड़ी ख़ास गामदी साहब की एक है कि चूँकि दीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज नाफज हुआ है, इसलिए हम भी बतदरीज नाफज करेंगे। यानी गामदी साहब से पूछना चाहिए कि कितने सालों के बाद हम शराब हराम करार दें, कितने सालों के बाद हम जना हराम करार दें, कितने सालों के बाद हम सूद हराम करार दें, अब कितने सालों के बाद हम कसास कत्ल के कवानीन लाए बात है, तो बतदरीज नाफज हुआ जी। दीन जब मुकम्मल हो गया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो फिर उस दीन के अहकामात मुकम्मल तौर पर नाफज हो गए। फिर आप अगर दीन के दायरे में आएंगे तो आपका पूरा का पूरा दीन आपके ऊपर नाफज होना। ठीक, अब ज़रा सी कुरान से ही आ जाते हैं, गामदी साहब की बात को छोड़ दें। कहते हैं कि अल्लाह ने देने वाले को कुछ कोई कदर नहीं, कोई देने वाला तो मजबूरी है। ये बिल्कुल कायम ऐसा जैसे लोग बंदूक लेके खड़े हैं, खबरदार सूद लो, कर्ज लो, वो बंदूक लेके खड़े हैं ना। किसी तो लेने वाला तो हालत मजबूरी ही लेगा ना, हालत मजबूरी बहुत कम होता है। अच्छा, रियासत पाकिस्तान की 97% सूद लेती है, हालत मजबूरी लेती है। पाकिस्तान का सारा बैंकिंग सिस्टम में जितना पैसा आपका जमा किया हुआ है, हालत मजबूरी तो नहीं है ना। और आप तो लेने वाले हैं सर, देने वाले हैं नहीं है, लेने वाले हैं। पाकिस्तान में जितने भी 97% लोग अकाउंट रखते हैं बैंक में, 3% कर्जा लेते हैं, बाकी तो ले रहे हैं रोज सूद। दोनों अकाउंट, सेविंग और करंट दोनों? नहीं, करंट में तो आप नहीं लेते। तो मैं बहस को खत्म कर लूँ, अच्छा, इसकी बात की बात कर, क्योंकि इसलिए कि अब आते हैं इस बात के ऊपर। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक फरमाता है कि तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि तक़वे में और नेकी में तावन करो और बुराई के अंदर तावन मत करो। अब मैं और आप दोनों, मैं सूद लेने वाला हूं, आप सूद देने वाले हैं, हम दोनों एक एग्रीमेंट के तहत करेंगे ना। अब मजबूरी की बात में आऊंगा कि मजबूरी किस वक्त होती है। ठीक, हम दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं, इस एग्रीमेंट के अंदर एक चीज हराम है, शिर्क। कुरान की रूह से, नसीहती की रूह से पूरा का पूरा एग्रीमेंट हराम हो जाता है। सही। मैं और आपके दरमियान एग्रीमेंट करते हैं कि आप सूद जो है उसके ऊपर, या कोई और एग्रीमेंट कर देते हैं कि आपकी बेटी मेरी बेटी हो जाएगी, आपकी बीवी मेरी बीवी हो जाएगी, तो ये तो नहीं कर सकते आप। सही। हराम शिका, जब हराम शिका दी तो सारे का सारा खत्म हो गया। इसका उनका नजदीक ये है कि चूंकि लेने वाला जो है वो बुनियादी तौर पर मुजरम है, तो जुर्म तो उसके ऊपर होगा, देने वाले पे जुर्म नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि जना करने वाले दो मर्द और औरत जो हैं वो पे तो हद लगेगी, लेकिन लड़की सप्लाई करने वाले पे नहीं लगेगी। फाइल और मफूल का मामला है, करने में अच्छा उस पर तो नहीं लगेगी। हाँ जी, क्योंकि वो तो नहीं है। सही। वो कमरा जो देता है, हायर करता है, उस पर तो नहीं लगेगी। इसी तरह जुआ जो है, जुए पे हद लगती है ना, जुआ करवाने वाले तो नहीं लगनी चाहिए ना, जुआ हराम है ना। सही। ठीक। शराब जो है, अब शराब के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे हुक्म फरमाया कि जो शराब, जब आपने हुर्मत उसकी जारी की है तो शराब पिलाने वाले पे भी, साकिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और शारबा, उसको लेके आने वाले पे भी आपने लानत फरमाई, और आपने कहा कि ये हराम काम करना। तो जिस काम को बुनियादी तौर पर आप फैसिलिटेट करते हैं हराम के लिए, उस काम को ऑटोमेटिकली वो हराम हो जाता है। गामदी साहब का एक और बड़ा कमाल मसला है कि जहां कोई हदीस का मसला मफहूम आता है तो वो कहता है मेरी वो किताब देख ले, मैंने मीज़ान में ये कह दिया था, मेरी वो वेबसाइट पे मैंने कहा। यानी लोगों को एक कतई हुक्म सुना देते हैं कि देने वाले पे तो कुछ नहीं होता। ठीक। और अब एक और उन्होंने बीच में उन्होंने सूद के बारे में कहा कि जनाब ये कंज्यूमेबल गुड्स पे होता है, दुनिया पूरी जानते हैं कंज्यूमेबल गुड्स पे होती है, रुपया जो है आपको देते हैं जी। लेकिन बैंकों ने एक खास तरीका निकाला है। मसलन ओरिया मकबूल जान ने एक घर खरीदना है, तो उसके लिए उसको 5 करोड़ रुपया चाहिए फॉर एग्जाम्पल। अब 5 करोड़ रुपया वैसे मुझे देगा कोई बंदा
तो वो तो मुझे सूद पे देगा या कर्जे हंसना देगा जी। लेकिन वो कहते नहीं, मैं तुम्हें घर खरीद देता हूं, मैं तुम्हें घर खरीद देता हूं और तुम ऐसा करो कि किस्तें पे करते रहना, और जब तक किस्तें नहीं पे कर, चूंकि घर मेरी मलकियत है तो इसलिए तुम ऐसा करो कि उसका किराया साथ देते जाओ, जिसको वो किराए की बात कर रहे थे। अच्छा, ये आप अल्लाह को धोखा देते हो, ये बनी इसराइल का हीला साजी है। ये भी बनी इसराइल, अगर आप इस तरह का एग्रीमेंट करते हो तो ये सूद है। अच्छा, और ऐसा मेरे छोटे छोटे 3-4 सवाल आते हैं, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है हमारे उस पब्लिक के लिए, लेमैन घर पे बैठा है, उसको पता होना चाहिए कि सूद है क्या। क्रेडिट कार्ड जो हम यूज करते हैं, क्या ये भी सूद के? पहली बात तो यह है कि बैंकिंग का पूरा सिस्टम सूद पे मबनी है। अच्छा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सूद ना भी ले लोगे तो सूद का गुबार तुम्हारे मुंह में आएगा। अगला सवाल सुन लीजिएगा, किस्तों की अदायगी और उस पर जायद रकम का अदा करना, ये भी सूद में आता है। कुछ लोग फतवा देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, रसूल अकरम की हदीस है कि जिसने एक वक्त में एक कीमत चीज़ की 2 कीमतें रखी जी, एक बड़ ज्यादा रकम, अगर उसने कम में ना बेची तो उसने सूद कमाया। अच्छा, तो ये जो बिल इसका हम पे मतलब करते हैं लेट फीस के साथ, यानी अगर एक तारीख है 17 और अगर 19 को उसके ऊपर 500 रुपए ऊपर भर रहे हैं, तो वो क्या है? वो सूद है या लेट पेमेंट है? क्या है? सूद को उन्होंने जुर्माने का नाम दे दिया, ये गलत है। ये हुकूमत अगर पेनल्टी लगाती है तो ये गलत है। ये पेनल्टी के नंबर में बेसिकली आप देखें, आपने चीज इस्तेमाल की जी, आपके जिम्मे 5,000 रुपया वाजिबुल अदा है, ठीक, वो आपके ऊपर 5,000 रुपया कर्जा है, राइट। अगर आप उसको 15 दिन लेट फी के देते हैं तो आप सूद कमा रहे हैं, और चूंकि हुकूमत तो पूरी की पूरी चलती सूद पे है, ठीक है। वही तो कहते हैं ना कि रियासत जब कहेगी तो फिर सूद कुल्लियतन बंद हो जाएगा। इसमें जब तक रियासत नहीं है उस वक्त तो जना भी जायज है, उस पर भी हुर्मत नहीं, उस पर शराब भी जायज है, उसकी हुर्मत नहीं है, उसके सूद भी जायज है। घर गिरवी रखना या लेना, ये भी सूद के जुमरे में आता है। देखें, गिरवी रखने से क्या मुराद आप समझते हैं? गिरवी रख के आप कोई और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, गिरवी अगर आपने रखा है और उसके बदले में आपने पैसा कर्जा लिया है, तो आप उस कर्जे की अदायगी के घर छुड़वा सकते हैं, वो तो एक जमानत के तौर पे है ना। लेकिन अगर ये है कि घर जो है वो गिरवी लिया है, अगर इन केस अगर गिरवी घर लिया है तो नहीं, उस बराबर की कीमत अगर मौजूद है ना, उसमें भी होता क्या, चालाकी हम करते हैं ना, कि हमने 5 लाख रुपया कर्जा दिया और उसका 15 लाख का घर गिरवी रख लिया। सही। तो देखिए, ये है मकर अल्लाह के साथ। बनी इसराइल ये करती थी कि बनी इसराइल पे हफ्ते के दिन मछली की शिकार की पाबंदी लगा दी गई थी। वो करते ये थे, और अल्लाह ताला उनकी आजमाइश के लिए उस हफ्ते दिन मछली भेजता जाता था। वो करते ये थे कि उन्होंने एक रास्ता निकाला हुआ था, अलहदा एक तालाब बना देते, उसमें मछलियां जमा कर लेते थे, तो इतवार को भी मछली पकड़ते थे, हफ्ते के दिन पकड़ते थे। ये बिल्कुल वही तरीका है। देखिए ना, आपने एक किसी को मुझे एक गाड़ी लेनी है, आप कहते नहीं मैं तुम्हें गाड़ी ले देता हूं, ठीक है, और इस गाड़ी के साथ ये करना कि ये 15 लाख की गाड़ी है, तो बाकी अगर तुम 5 साल में कर्जा पे करोगे तो ये गाड़ी तुम जो चलाओगे, क्योंकि अभी तक तुम्हारी मलकियत नहीं हुई। अगर आपको वाकई अल्लाह के साथ खालिस हैं, अगर आपकी नीयत ठीक है, तो आप 15 लाख दें कि भाई ये 15। औरिया साहब 97% जिस तरह आप कह रहे हैं, फिर हमारी रोजमर्रा की जो चीजें खरीद, अमजद साकब ने ये काम करके दिखाया है। एक पाकिस्तान की रियासत नहीं कर सकती, एक इंडिविजुअल एक करता है अखुवत के तहत, वो कर्जा देता है और कहता है 97% कर्जा वापस आता है। यार मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात है, मुझे एक जगह में बैठा हुआ था, उसने कहा जी ओरिया मकबूल जान साहब आप जब बताइए, मैं बड़े अमीर इलाके में बैठा, मैं नाम ले लेता हूँ, डिफेंस लाहौर में था, लेक्चर दे रहा था, तो एक बेवा जो है वो अपना पैसा जो है वो बैंक में रखती है जी, और बैंक में रख के उसको इज्जत से रोटी कमा रही होती है, तो आप क्यों उसको दरबदर करना चाहते हैं? मैंने कहा मुझे ये बताइए कि जिस मोहल्ले में वो बेवा सूअर के गोश्त से भी बुरा गोश्त खाने पे मजबूर हो, सूअर से गोश्त से बुरा है जी, मैंने कहा क्या उस मोहल्ले पे अल्लाह की लानत नहीं बरसेगी कि वो औरत जब मजबूर होकर वहां पैसा रख रही है? वहां पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है वो बेवा, पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है वो यतीम, उनको कोई नहीं कहता। लेकिन चूंकि ये लोग बैंकिंग सिस्टम को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, इसके ऊपर तो खैर बहुत बड़ी बात हो सकती है कि बैंक करता क्या। अब देखो ना, पूरे पाकिस्तान से 5-5 रुपए 10-10 रुपए। वन मोर क्वेश्चन, ये स्टेट ने किया हुआ है, आपकी स्टेट के अंडर बैंकिंग सिस्टम है और सिस्टम के थ्रू चीजें करने पर हम मजबूर हैं, तो ऐसी सूरत में भी क्या वो सूद के जुमरे में आता है? 10,000 चीजें हैं आप उसमें निकाल सकते हैं। अच्छा, स्टेट आपको कहे सूअर का गोश्त का सुबह खाएंगे? नहीं। आपको ये टीवी कहे कि गोश्त सुअर का गोश्त खा के आओ, आपको ये टीवी कहे कि जब तक शराब की बोतल नहीं पियोगे आप पिएंगे? नो। क्यों नहीं पिएंगे? आपकी सेहत को भी नुकसान नहीं हो रहा।
मजहब जायज़। आप जानबूझ के, आप मुझे ये बताइए कि आप इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, मैं बड़ी आसानी से ये सिस्टम तब्दील किया जा सकता है। ये जो हमारा टीवी है, ये 4 बंदे एम्प्लॉय करे कि इनके रेगुलर डेली एक बैंक के तौर पे वो काम करते रहे, जिसकी तनख्वाह वो दे, और आपकी वहां से आपका चेक जारी करें और आपका ना सूद ले ना दे, सिर्फ 4 बंदों की तनख्वाह होती है। आप बताइए मुझे, 300-400 बंदों को सूद निकल गया ना। इससे हर महकमा अगर करे तो हमने बैंक की तरफ लोगों को धक्के मार मार कर भेजा हुआ है। बैंकिंग का सिस्टम यह है कि 5 करोड़ लोगों से 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया लेके एक बदमाश को देते हैं कि तुम जाके फैक्ट्री खोलो और चोरी करो और वहां से तुम मदाबिया पेपर मिल बनाओ या जो मर्जी आके करते फिरो जी। ठीक, 97% जो है वो स्टेट लेती है। रियासत को क्या तकलीफ है सूद पे कर्जा लेने की? नहीं है ना, मजबूरी तो नहीं है ना। सियासत ने कभी रोटी खिलाने के लिए कर्जा नहीं लिया, रियासत ने कभी पानी पिलाने के लिए कर्जा नहीं लिया, रियासत ने कभी किसी को दवाई देने के लिए कर्जा नहीं लिया। रियासत ने किस लिए कर्जा लिया है? एयरपोर्ट बनाने के लिए, मोटरवे बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी के लिए कर्जा उठा ले, इसीलिए लिया। और रियासत ने लोगों की बुनियादी जरूरियात को फराहम करने के लिए कभी कर्जा नहीं लिया, इसलिए कि ये मजबूरी नहीं थी। मैं और आप भी जब कर्जा लेते हैं तो मजबूरी के तहत बहुत कम कर्जा लिया जाता है, इसलिए अल्लाह फरमाता है युर्बी सदकात को आगाज करो। फिर सबसे बड़ी बात अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैंने मेराज के दिन देखा कि कर्ज देना जो है, कर्ज हंसना, उसकी 18 नेकियां हैं और सदका देने की 10 नेकियां हैं। इसलिए फरमाया कि जब तुम किसी को सदका दो तो कर्ज की नीयत कर लो। मुझे जो 8 नेकी ज्यादा मिले तो मैं क्यों नहीं करूंगा? तो कर्ज बेसिकली जो लेने वाला होता है वो बेसिकली वाकई साइल नहीं होता, बल्कि वाकई महरूम होता है, उसको हकदार होता है, वो हक पहुंचता है। आप उसको माफ कर दो, आप उसको सदके में शुमार कर दो, जब मैं से माफ कर दो। और उसके तो इतने अजर हैं। यक़रुज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को मकरूज करे लोगों को कर्ज हसना देके? यानी आप कर्ज हसना के तस्वर की नफी करते हैं जब आप यहां पर आके कहते हैं, और आप कहते हैं कि नहीं वो तो मुझे। और फिर एक छोटी सी बात, वो मजबूरी में कर्जा लेता है। कितने लोग मजबूरी में कर्जा, अच्छा फिर कहते हैं जी रियासत जब मना कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा बैंकिंग सिस्टम बना हुआ था, इंडिविजुअल को कर्जा देता था भाई जी। अब्बास अपने मतलब किसी और को कर्जा देता था, राइट, फलाना को कर्जा देता था। ये है असल बुनियादी इशू। तो असल मसला ये है कि कामिल साहब का मामला ये है, कोई कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देके करोड़ों लोगों की दीन को तबाह बर्बाद करने का ठेका ले रखा हुआ है। पॉइंट टेकन। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कल की, यानी जुमेरात की। JIT के सामने वज़ीर आज़म पेश होने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, डिस्कशन होगी एक ब्रेक के बाद। जनाब, आज की रात लगता है कि बहुत भारी है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल जुमेरात है और जुमेरात को वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने JIT के सामने पेश होना है। यही नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब को भी 2 दिन बाद JIT के सामने तलब किया गया है। हालात किस तरफ जा रहे हैं जानते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, कल यौम हश्र, आज दुआओं की रात है। देखिए, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान अजीब गरीब मुल्क है कि जहां करप्शन के ऊपर 11 साल आप जेल काटते हैं जी, और जेल काटने के ऊपर आपको नेल्सन मंडेला का खिताब दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप जनाब, क्या बात है आपकी, आपने जमहूरियत की बका के लिए और जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए और सरफराजी के लिए आपने जेल काटी। आप पाकिस्तान में आपके ऊपर करप्शन का केस चल रहा है जी, और उस करप्शन के केस के अंदर आप एक जगह पेश हो रहे हैं, ठीक है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे आप पता नहीं वीर मेरा घोड़ी चढ़े। सही, बिल्कुल ठीक। यानी तेरी जुर्रत को सलाम और तेरी अजमत को सलाम। ओ भाई, किसी शरीफ आदमी के बेटे को थाने में बुला लिया जाए ना तो बाप शर्म से डूब मरता है। हमें थाने में बुला लिया गया। पहली बात तो ये है, शरीफ तो है वो, क्या शरीफ तो हैं। हाँ, शरीफ के बेटे। मसला ये है, नहीं मसला पता है क्या है, मसला सर आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है जी, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आवाज़ बुलंद और ऊंची आवाज़ करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को काजी हारिस ने उन लोगों ने फेंड करने की कोशिश की है, आप सोच नहीं सकते। देखिए, JIT जो है ये रियासत की नुमाइंदा है और अटार्नी जनरल का काम होता है कि रियासत को डिफेंड करे। अटार्नी जनरल नवाज शरीफ का ज़ाती मुलाजम नहीं है,
अटॉर्नी जनरल मेरे और आपके टैक्स के पैसे से कमाता है। बिल्कुल ठीक। ठीक, अब इस वक्त सिचुएशन ये बन गई है कि इस बात पर एतराज उठ रहा है कि तुम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, इसलिए कि रिकॉर्ड करने के बाद आप वो कर नहीं सकते। आप बाहर आके ये नहीं कह सकते कि हमें जनाब हमने तो ये बता दिया था, कागज दे दिया था, हमें नहीं। उसने तो जज जो एजाज साहब है उन्होंने ये कहा है कि ये तो आपके फायदे में है, ये कल को आप कहोगे कि हम तशद्दुद नहीं कर सकते। तो दिल में चोर है ना जो रिकॉर्डिंग नहीं करते। कानून सीआरपीसी का निकालते हैं कि सीआरपीसी के एविडेंस के तहत इट इज टू बी रिकॉर्डेड। पहली बात तो यह है कि उस वक्त जो थे वो तो मूवी कैमरे तो नहीं होते थे जब 1868 में सीआरपीसी बना है। चलो मूवी कैमरे नहीं भी आए। पहली दूसरी बात यह है कि क्या सीआरपीसी के तहत ये जीआईटी बनी हुई है? जीआईटी तो स्पेशली 187 का जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का उसके तहत उन्होंने बनाई है। अब वजीर आजम साहब वहां कल जाएंगे। पहली बात है कि चारों की चारों पेशियां, पांचों पेशियां हुसैन नवाज ने खुद मांगी। वो कहते हैं जो 110 सफ़े की रिपोर्ट दी है ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो बड़ी देखने वाली है। और वो रिपोर्ट है जो आगे डिटरमिन करेगी पाकिस्तान का हुलिया। उन्होंने पाकिस्तान के मेजर डिपार्टमेंट के ऊपर इंसाफ की फराहमी के दरमियान रोड़े अटकाने का इल्जाम लगाया है। नवाज शरीफ तो बच जाएगा, हो सकता है बच जाए चक्कर चुक्कर चला के। एफबीआर नहीं बच सकता, एससीसीपी नहीं बच सकता, स्टेट बैंक नहीं बच सकता, इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं बच सकती। ये देखे ना, ये उन्होंने जो ये मैं हैरान हो गया पढ़ रहा था जी कि एससीसीपी का जो चेयरमैन है उन्होंने चौधरी शुगर मिल की इन्वेस्टिगेशन जिसने बंदे ने की थी और उसने उसको फाइल किया था मिस्टर अली अजीम अकरम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एससीपी, ठीक है, जिस बंदे ने इसको वाइंड अप किया था और छुपाया था। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नाम मांगे तो चेयरमैन एससीसीपी ने ये नाम दे दिया। अच्छा, यहां से मैलिफाइड जी, तो उनको तब तो दूसरे नाम लेने पड़े। एक बंदा जिसने उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के केस को बकायदा शेल्फ किया, उसी बंदे को उन्होंने दे दिया। फिर उन्होंने और इसमें आगे काफी सारी चीजें जो हैं उन्होंने इसमें कहा कि हमें कौन कौन हैम्पर कर रहा है, हमें कौन। फिर उन्होंने कहा कि पूरा रिकॉर्ड टेम्पर हो गया। कल हमने आपको पता है हाईकोर्ट की एक जजमेंट, अब जजमेंट तो मिल जाती है लेकिन जजमेंट के पीछे रिटर्न मियाँ शरीफ की नहीं मिल रही। तो मियाँ शरीफ की रिटर्न तो ले गए, वो ले गए, उन्होंने टेम्पर कर दी कि मियां शरीफ साहब तो जनाब ये रिकॉर्ड टेम्परिंग का जो सिलसिला है ये बहुत बड़ा जुर्म हो सकता है। ये ऐसा देखें लोगों के पास चीजें मौजूद। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं जी, और बड़ा अहम वाकया है जी। मैं एमडी वासा था। अच्छा, एमडी वासा के दरमियान होता यह है कि जो वजीर के पास इख्तियार कोई नहीं होता, तो वजीर जो था, वजीर आला जो होता है उसका चेयरमैन होता है, मतलब चीफ सेक्रेटरी उसका चेयरमैन होता है वासा के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो चीफ मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो वजीर चाहता था कि चेयरमैन के इख्तियारात उसको हासिल हो जाएं। ठीक, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप एक नोट लिखेंगे, मैं चाहता हूं। तो मैंने एक नोट लिखा। मैंने कहा वैसे तो ये चीफ मिनिस्टर ही होगा कि जो अपना इसको कर सकता है जी। तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब होते थे मंदो खेल साहब, उन्होंने उस पर लिख के तो चीफ मिनिस्टर से परमिशन मांगी, ठीक है, और फिर नीचे लिखा कि एज पर इंस्ट्रक्शन, तो नीचे मुझे भेज दी कि अब ये चेयरमैन, मैंने अपना इख्तियार जो है वो डेलीगेट कर दिया। अच्छा, ठीक, ये बिल्कुल ऐसे ही है जी जी। कि वजीर का इख्तियार वजीर आजम ले लें जी, बिल्कुल मिनिस्टर सीनियर होता। नैब के पास केस चला गया। अब मेरे पास वो फोटो कापी थी जिसके ऊपर वजीर आला के भी दस्तखत थे, जिसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी के भी दस्तखत थे, जिसके उसको वो फोटो कापी मौजूद थी। अब वजीर आला जो थे जान मोहम्मद जमाली साहब, उनका समझौता हो गया परवेज मुशर्रफ के साथ। अब उसको खारिज करना था। अब ओरिजिनल जो रिकॉर्ड था नैब के अंदर से वो ऑर्डर का निकाल दिया गया और नीचे चीफ सेक्रेटरी की बजाय पीए से दस्तखत करवा के लिखा गया कि चीफ सेक्रेटरी हैज डिजायर्ड दैट माय डेलीगेट पावर हैज टू बी डेलीगेटेड टू द मिनिस्टर बिस्मिल्लाह काकड़। उस बेचारे को 5 साल की सजा हो गई। अच्छा, ठीक जी। तो ये टेम्परिंग होती है, सही। और वो बाद में जानो जमाली साहब वज़ीर आला भी बन गए। मैं वहां अदालत में खड़ा चीखता रहा कि ये मेरे पास फोटो कापी है। तो कहते थे फोटो कापी तो एडमिसिबल ही नहीं है। तो मैं कहता था मेरी एडमिसिबल नहीं है तो उसकी एडमिसिबल कर रहे हो तुम। हाँ जी, वो कैसे? ये है तरीकेकार टेम्परिंग का, जो टेम्परिंग की जाती है। अब इन बाकी लोगों के पास तो फोटो कापियां होंगी, रहमान मलिक के साहब की फोटो कापियां हैं, बाकियों के पास फोटो कापियां। वो जब अदालत में लेके आएंगे तो ये बड़े बड़े ब्रेन जो है ना जाएंगे ना इनके, ये जो सारे के सारे जितने भी यहाँ से काजी हारिस भी दूसरे, वो जी फोटो कापी इसको मानते नहीं, असल का है, असल टेम्पर हो चुका है। तो ये उनके, लेकिन इसका मसला ये नहीं है। इसका मसला ये है
कि आपको कहीं ना कहीं आपको उसको देखना पड़ेगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपको वो ओरिजिनल रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मुख्तलिफ जगहों पे मिल जाएगा। दो तीन जगह मैं बताऊं कहाँ मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिब्यूनल ने एक फैसला किया, ट्रिब्यूनल ने उस रिकॉर्ड की बुनियाद पे किया है ना, तो फैसला तो मौजूद है जी, वो बेवकूफ़ तो नहीं थे। हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया इनके बारे में, रिकॉर्ड मौजूद था, अब बेशक उसको ज़ाया कर दें। जैसे इन्होंने जो हेलीकॉप्टर केस था, उस हेलीकॉप्टर केस में ये किया था कि इन्होंने पूछा कि हेलीकॉप्टर कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा था ये तो हमें कतरी शहजादे ने दिया था। अब कतरी शहजादे ने से हमने रेंट पे लिया था, कतरी शहजादे उसने कहा मुझे वहाँ से आया था। अब जाहिर बात है उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, उन्होंने कहा मैं तो उनको उस पर दिया था जी। अब वापस तो भेज नहीं सकते थे, तो हेलीकॉप्टर को आग लगा दी गई। अब ना वहाँ ख़रीदारी का रिकॉर्ड था, ना अपने ख़रीदा था, ना कुछ था, वो हेलीकॉप्टर रेफरेंस ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर वाला मसला नहीं है, यहाँ आपके 4 फ्लैट्स हैं आपके साथ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों के बारे में 4 दफ़ा हुसैन नवाज ने कहा और एक कागज़ नहीं दिया किसी को। सही। अब कल नवाज शरीफ साहब कौन सा कागज़ लेके जाएंगे? क्या वो जजूरे वाला ये है वो शवाहिद, क्या वो लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। तकलीफ इस बात की है कि उनकी सारी ये गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है, और आज जिस बात के ऊपर शोर मचा है, उन्होंने कहा बताएं आपको नुकसान क्या होगा इस तस्वीर के आने से, और नुकसान बता नहीं कोई रहा। सारा फायदा ही फायदा है सर, सिंपैथी गेन हो रही है। सिंपैथी कोई नहीं गेन होती, और लोग कहते साडे पुत्र लित्र खान थाने च, अच्छा इन्हां दी मां वखरी है। ये भी एक सेंटीमेंट है, बिल्कुल ठीक। वो कहते हैं इसकी हुसैन नवाज की, हुसैन नवाज किसी और मां से पैदा हो गया। और ये सब हुसैन नवाज कहते हैं JIT की रिपोर्ट तजादात का मजमुआ है, ये उनका बयान है। उन्होंने जवाब दिया है ना, उन्होंने जवाब दिया है ना जी, तब जवाब दें उसका। उन्होंने तो कहा है कि एक एक चीज हमने सामने पेश कर दी। देखे ना, JIT के खिलाफ इतराज किसने लगाया? स्टेट बैंक के, नेशनल बैंक के सदर ने, जिसको उन्होंने वहां से उठाया, जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग करता था लंदन में, उसको उठाया वो चेयरमैन। SCCP का अपना हैंड पिक्ड, स्टेट बैंक का, ये लोग हैं जिन्होंने इतराज़ात किए थे कि जनाब ये जो है ना हमारे साथ ज्यादती हुई। अब ज्यादती है तो कल को रिकॉर्डिंग उठाएंगे, आके अदालत सामने पेश कर दो। इस बात पर डरते हैं कि रिकॉर्डिंग जब अदालत में चलेगी तो हमारा तो झूठ। अच्छा, और ये सब ये बताएं, JIT जब फॉर्म होती है तो क्या वो सिर्फ इंटेरोगेट करती है या इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है? नहीं, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के लिए काम होगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन दानियाल अजीज ने क्यों कहा है कि JIT उनके फोन कॉल्स टैप कर रही है, ऐसा क्यों कहा? कौन सा? दानियाल अजीज ने कहा नहीं, JIT के पास इख्तियार नहीं होता फोन कॉल टैप। अच्छा, नहीं कर सकते? फोन कॉल इल्जाम लगाया। देखिए, फोन कॉल हम टैप करते रहे हैं, मैं एज ए मुझे टैप करता रहा हूँ जी, बल्कि उस वक्त हम टैप करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा अगवा हो गया, अच्छा, तो उसके घर में कोई फोन आना था तो हम उसको टैप करते थे ताकि पता चलता रहे। खास तौर पे उस वक्त टैप करने की बहुत कम फैसिलिटीज होती थी। क्या और डिप्टी टैपिंग जो है ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है? ऐसा होता है तो होता है, लेकिन नहीं, लेकिन मतलब ये कि आपको इख्तियार नहीं है ना। अच्छा, आप ये अब तो फोन टैपिंग बड़े लेवल पे और सतह पे होती है ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज। अब तो वॉइस से भी, अब तो खैर एयरल टैपिंग जो, अब तो आपको इतनी सी मशीन आप ले जाएं उसमें और आप यूं करके घुमाएं और आप किसी के घर के बाहर बैठ के उसको ट्यून कर लें तो आपको टेप करते रहेंगे। ये तक आ जाएंगे। अब तो बहुत सोफिस्टिकेशन होगी, अब तो JIT की जरूरत नहीं है। अब तो दानियाल अजीज साहब किसी भी लंदन में स्पाई शॉप में जाएं, एक खरीदें, आप टेप करते हैं दानियाल को। लेकिन दानियाल साहब ने एक और बड़ मारी है आज कि जी हंग पार्लियामेंट लाने का मनसूबा बनाया जा रहा है। ये बड़े अरसे से लोग जो है ना कह रहे हैं कि आइंदा जो है इमरान खान, Q लीग और जमात इस्लामी इसका इत्तेहाद बन जाएगा। ठीक है जी, 20-25 सीटें जो हैं वो ज़बरदस्ती पीपल पार्टी को पंजाब से दिला दी जाएंगी ताकि बैलेंस हो जाए, कुछ सिंध में हो जाएंगी, KPK में भी थोड़ी सी सीटें इस तरह बिल्टअप किया जाएगा, और वो ऐसी घांग पार्लियामेंट आएगी कि इसमें कोई एक पार्टी जो है वो पक्की गवर्नमेंट ना। ये दानियाल अजीज साहब इस छड़ छोड़ी हुई है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने खौफ है अंदर का ना, दूसरी देखिए दो चीज़ें वो पेश कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और जो लोगों को समझना है। एक तो ये है कि ए लोगों, वज़ीर आज़म तुम्हारा मुंतखब है, उसको JIT में बुलाया है, उसकी तौहीन हो रही है। वो भाई वज़ीर आज़म को कोई सियासी उन्होंने जुर्म किया उसकी वजह से तौहीन हो रही है? नहीं, ठीक। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हम जो है मजलूम में वक्त हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ओ भाई, उस बेचारे वाजिद ज़िया का केस उन्होंने रखा है, हाँ जी, ठीक है, और इसका मंगी को उन्होंने नैब से नोटिस दिलवा दिया है कि तुम रिपोर्ट करो। 10 उसने कहा मैं JIT की बात कर दूंगा, नहीं तुम फौरी तौर पर रिपोर्ट करो कि तुम आखिरी बात। राइट, इस प्रेशर के अंदर जी
4 सिविलियन, मैं उनको सलाम करता हूं JIT के, क्योंकि मैंने शरीफ फैमिली के साथ वक्त गुजारा हुआ है नौकरी में। इनके प्रेशर में आज जो जिस तरह काम कर रहे हैं, पूरी कौम को उनको सलूट करना चाहिए। JIT कमेंडेबल है, बिल्कुल पूरी ठीक है। कौम को। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यकीनी तौर पर आपकी लाइव कॉल्स और साथ साथ थोड़ा बहुत जश्न। पाकिस्तान की जीत का, सेमीफाइनल में जीता, पहली बार फाइनल में पहुंचा है ICC चैंपियंस ट्रॉफी के। एक ब्रेक के बाद जनाब, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपकी लाइव कॉल दी जाती हैं। टाइम बहुत मुख्तसर है, लेकिन जितनी हो सकी हम कॉल लेंगे। हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। आज के मौजूआत पर ही बात कीजिएगा। और आज के तीसरे हिस्से में एक और अहम मौजू है पाकिस्तान की जीत का मौजू। पाकिस्तान ने इंतहाई शानदार फतह हासिल की है, फाइनल में पहुंच गया है और पहली दफा ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है। औरिया साहब से इस पर बात करते हैं। औरिया साहब, इंडिया से हम बड़ी बुरी तरह हारे, लेकिन जिस तरह से आज इंग्लैंड से हम जीते हैं, पिछला साउथ अफ्रीका का मैच जीते, जिस तरह सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, फाइनल में क्वालिफाई किया, क्या रमज़ान के इस महीने में आप तवक्कुआत रख रहे हैं पाकिस्तान टीम से, फाइनल के हवाले से भी, और कौम को क्या तवक्को रखनी चाहिए? देखिए, कहीं कहीं बंदे को अपने कम इल्मी का भी एतराफ़ कर लेना चाहिए। सर मैं सच्ची बात नहीं, मैं मुझे आप कहें ना, क्रिकेट की गेंद कैसी होती है, क्रिकेट क्या होता है, फुटबॉल क्या होता है, ये गेम चीज़ें, उसकी एक बुनियादी एक वजह है कि बचपन ही से मेरा गेम की तरफ कभी रुझान रहा ही नहीं। एक तो ये था, मैं जब कॉलेज में स्कूल में था, बहुत छोटा था होता था, तो मैं जिस गेम में जाता वो कहता है हाकी की जाता, वो कहता है अच्छा तो हाकी जितने तुम खुद हो तो तुम हाकी क्या खेलोगे, ठीक है। क्रिकेट में जाता तो बैट कैसे पकड़ना आएगा। तो कभी ज़िंदगी में एक तो मौका मिला ही नहीं गेम का, और दूसरा ज़्यादा का रुझान ही और था। मुझे कोई बच्चा अगर कैच फेंके ना तो मुझे बॉल कैच, बॉडी कोऑर्डिनेशन ही मेरी इस किस्म की है कि नहीं कर पाता। अच्छा है, तो गेम है, मज़ेदार है, खेलते हैं लोग, अच्छा लगता है मुझे, तो ये बात तो है। हाँ सर, फाइनल पाकिस्तान और अगर इंडिया का पड़ जाता है तो फिर वही मार्का, वही टाकरे। नहीं, मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला जो है इंडिया को बांग्लादेश से हराए। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि बांग्लादेशी अब जितना हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, हम भी शायद उतना नहीं करते। ये हम हसीना वाजिद को ना देखें, बांग्लादेशियों के साथ हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है, और जो उनके साथ देखें, आप अंदाज़ा करें कि उनकी औरतें बाज़ारों में बिकी हैं, कलकत्ते के और बम्बई के और पूरे इंडिया के अंदर बिकी हैं। उनका 1 करोड़ बंदा जो है 2-3 हज़ार रुपये पे इंडिया में नौकरियां करने गया है, उनकी इकॉनमी को तबाह किया उन्होंने। तो बांग्लादेश से हारे तो मज़ा आता है। सर मुबारकबाद तो दे दें अपनी टीम को। मुबारकबाद तो हम देने को चलें जी। लाइव कॉल सर आपकी तरफ से शामिल कर रहे हैं। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, कौन कहां से बात करेंगे? मैं यासिर कराची से बात कर रहा हूँ। जी यासिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ औरिया साहब से। औरिया साहब अस्सलाम वालेकुम। जी। औरिया साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके और मेरे पैसों से चलने वाले ये सारे मुल्क के इदारे जो हैं, ये सिर्फ एक नवाज शरीफ को बचाने में लगे हुए हैं, सिर्फ एक ही सारे इदारे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे इदारे बिल्कुल सारे चुप हैं, कोई इदारा बोलने को तैयार नहीं। लेकिन जहाँ पे एक हमारे अस्करी इदारे पे जरा सी आँच आ जाए, ये लोग माशाल्लाह लगा देते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो अस्करी इदारा है, ये भी उतना ही जिम्मेदार है जितना भाई मेरे तो पर जलते हैं भाई। लेकिन एक बात है, फिर भी हमारे टैक्स चलने वाला सुप्रीम कोर्ट बिहेव कर रहा है जी। देखो ये लोग मेरे कलीग हैं ना जी, ये वाजिद ज़िया हैं, ये बाकी लोग हैं, ये मुझे पता है कितना प्रेशर है। सर एक और कॉल को, और ये प्रेशर बहुत फेस कर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कौन कहाँ से? सर मोहम्मद असलम डोगर, जिला शुक्रपुरा के गांव वरन से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या कहना चाहिए? फरूकी साहब और या मकबूल जान साहब, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, फरमाएं हुक्म। सर हुक्म नहीं, अर्ज है कि जितना आप मीडिया पे बैठकर माशाल्लाह हक बयानी कर रहे हैं, हक का आलम आपने बुलंद किया हुआ है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। दोनों मेरे बड़े हैं, आप दुआ कीजिएगा। सर आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जितना अब ये यहूदा नसारा के एजेंट सारी पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे 5% आप तहरीके लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हफीज खादिम हुसैन रिजवी साहब जिसके सरबराह हैं, उसको 5% भी सपोर्ट करें ना, तो आपको 100 गुना अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आप इस पार्टी को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं?
मुझे समझ नहीं आई बात। किसी पार्टी को सपोर्ट करने का कह रहे हैं क्योंकि डिस्टॉर्शन बहुत है लाइन में। जनाब आपने बड़ी ऊंची आवाज में बात की है, बात हम तक पहुंच गई है। बहरहाल आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया आपको। हाँ, उन्होंने कहा क्यों छोड़ दिया, मैं भाई ना किसी को पकड़ने के लिए छोड़ा है। हाँ, लेकिन सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान बड़े इस वक्त ना मीनिंगफुल पीरियड से गुजर रहा है और ये हफ्ता बहुत ज़्यादा है। देखें, इसमें इसहाक डार साहब ने आना है, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने आना है, उनसे अदाबिया पेपर मिल्स के उनके बारे में पूछा है। कल आला हज़रत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है 3 दफ़ा वज़ीर आला तायर लाहौती उस रिस्क से बहुत अच्छी तो पढ़ते हुए जाएंगे और वहाँ पहुँचेंगे। और उसके बाद तो मसला साहब यह है कि मैं छोटे भैया को भी बुलाया सर। मैं ये समझता हूँ कि उनको JIT में जाने से पहले वज़ीर आज़म का ओहदा ये डिमांड करता है कि वो उसको छोड़ के आए। वज़ीर आज़म का ओहदा जो है वो ये नहीं डिमांड करता कि आप जनाब जी अदालत के सामने पेश होना और चीज़ होती जी, वो JIT है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेटिंग वो थाना है। राइट, आप थाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का थाना पाना वज़ीर आज़म की तौहीन है, इज़्ज़त का बायस नहीं है। आप इस्तीफ़ा दे के वहाँ जाएँ और कहें फिर उसके बाद आ जाऊँगा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन और सामीन, आपकी शिरकत का शुक्रिया। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।